हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल शाइन द वर्ड विद आरजी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ किसी भी पैसेज का एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट कैसे करना है। ये जो वीडियो है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंतर्गत आपको बताऊँगी कि आप कोई भी पैसेज का एकदम सही तरीके से रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले किसी भी पैसेज का रेफरेंस लिखने से पहले उस पैसेज को अच्छे से पढ़ना चाहिए कि मतलब कि ये पैसेज किस चैप्टर से लिया गया है और इसके अंतर्गत क्या कहा जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम हमारा पैसेज पढ़ लेते हैं। तो देख लेते हैं। They were poor people to start with. They were poorer as they began their long trek, for all they could carry was a bit of food and a few belongings. Soon they were out of food. A few days after they started, they began to fall by the wayside from the weakness of hunger and died where they fell. तो ये पैसेज पढ़ने के बाद हमें ये पता चल गया कि ये जो हमारा पैसेज है ये क्लास 12 के चैप्टर फर्स्ट अ गर्ल विथ अ बास्केट चैप्टर से लिया गया है। और इसके राइटर कौन है? विलियम सी डगलस। ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि ये कौन सा चैप्टर है और उसके राइटर कौन से हैं, क्योंकि अगर जो आप यही नहीं लर्न करेंगे तो आप रेफरेंस नहीं लिख सकते। तो सबसे पहले तो आप सभी चैप्टर्स के नेम और उनके राइटर्स के नेम अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमें रेफरेंस कैसे लिखना है। तो सबसे पहले मैं आपको उसी टाइप से लिख के बताऊंगी जैसा कि आपको अपने एग्ज़ाम में लिखना है। आप एग्ज़ाम में ब्लैक स्केच का यूज़ कर सकते हैं हेडिंग डालने के लिए। तो सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे रेफरेंस। तो यहाँ पे हम लोग डाल लेते हैं रेफरेंस। ये हमारी हेडिंग पड़ गई है। आप भी अपने बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसे ही हेडिंग डाल लीजिए, और आपके पास अगर जो टाइम रहे तो आप उसे स्केल से अंडरलाइन भी कर लीजिए। अंडरलाइन करने से ना आपकी जो ये होती है हेडिंग वो एकदम अट्रैक्टिव लगने लगती है। तो चलिए हम इसके बाद इसका रेफरेंस लिख लेते हैं। जो मैं इसमें रेफरेंस लिखूँगी आपको सभी में सेम लिखना है, बस उसमें चैप्टर का नाम बदल जाएगा और जो राइटर होंगे वो बदल जाएगा, बाकी पूरी जो लाइन होती है वो सेम होगी। तो हम लोग रेफरेंस में क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम ऐसे स्टार्ट करते हैं। दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन। ये आपको हर पैसेज में लिखना ही लिखना होता है। क्या चीज़? दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन। ये आपको चाहे आपका कोई भी पैसेज हो, अगर जो किसी चीज़ का आप रेफरेंस लिख रहे हैं तो आपको इतना लिखना ही होता है। दिस लाइन हैव बी टेकन फ्रॉम द लेसन। अब आपका ये लेसन कौन सा है ये तो आपको पता है, अ गर्ल विथ अ बास्केट। तो ये हम ब्लैक पेन से लिखेंगे, वो भी अपने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। और जो हम लेसन का नाम लिखते हैं उसका जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है, आपको पता ही है। तो हम लिखेंगे अ गर्ल विथ अ बास्केट। ये था हमारा लेसन का नेम। इसके बाद हम इसको इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? हमने ये लेसन का नाम लिख दिया, अब हम लिखेंगे रिटन बाय। मतलब कि ये जो चैप्टर है वो किसके द्वारा लिखा गया है? रिटन बाय। किसके द्वारा लिखा गया है? ये भी हम ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत लिखेंगे, विलियम सी डगलस के द्वारा। विलियम सी डगलस के द्वारा लिखा गया है जो हमारा लेसन है। तो आपको सभी चैप्टर्स का रेफरेंस ऐसे ही लिखना है, मतलब कि आपको जो भी पैसेज आएगा आपको उस पूरे पैसेज को पूरा अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद ये देखना है कि ये आपका पैसेज किस चैप्टर से लिया गया है, इसके कौन से राइटर हैं, और उसके बाद आपको अपना ये लिख देना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं कॉन्टेक्स्ट की ओर। जो हमारा कॉन्टेक्स्ट होता है वो क्या होता है? वो प्रसंग कहा जाता है। हिंदी में जैसे हम प्रसंग लिखते हैं वही हमारा इंग्लिश में कॉन्टेक्स्ट होता है। तो प्रसंग क्या होता है? जैसे आपने पूरा चैप्टर पढ़ा, आपको इसमें पता चला कि राइटर है वो क्या कह रहा है। जो हमारे रिफ्यूगी आए थे, रिफ्यूगी चिल्ड्रन थे, और जो उनके मम्मी पापा थे उन्हीं की दयनीय दशा के बारे में वर्णन कर रहा है राइटर इसके अंतर्गत, कि मतलब कि वो खाना नहीं पाते थे, वो बहुत गरीब थे, ये सब। तो इसी के हिसाब से हम हमारा कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम हमारी हेडिंग डालते हैं कॉन्टेक्स्ट। तो ये भी हम स्केच पेन से डालेंगे। तो चलिए हम डाल देते हैं कॉन्टेक्स्ट। इसके बाद हम इसको भी अंडरलाइन कर देते हैं। हमको सभी
हेडिंग्स को अंडरलाइन कर देना चाहिए ताकि हमारी हेडिंग्स अच्छी लगे। तो चलिए हम इसका कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखेंगे। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इन दिस लाइन द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द रिफ्यूजी चिल्ड्रंस एंड देयर पेरेंट्स। मतलब कि ये जो हमारी लाइंस दी गई हैं इसके अंतर्गत जो हमारे राइटर हैं, जो हमारे ऑथर हैं, वो जो ये रिफ्यूजी चिल्ड्रंस और पेरेंट्स हैं उनकी मिजरेबल कंडीशन का वर्णन कर रहे हैं। तो चलिए हम यही लिख देंगे, इन दीज लाइन्स। यहाँ पे हम इन दीज लाइन्स का यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ लाइन्स ही दी गई है, इसीलिए हम यहाँ पे इन दीज लाइन्स का यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं, इन दिस लाइन्स द ऑथर या फिर द राइटर, जो भी आपको ठीक लगे लिख सकते हैं आप। द राइटर इज़ टॉकिंग अबाउट, वो क्या कर रहे थे, किसके बारे में बता रहे हैं, रिफ्यूजी चिल्ड्रंस के बारे में, मतलब कि उन रिफ्यूजी चिल्ड्रंस और उनके पेरेंट्स के बारे में। अबाउट, टॉकिंग अबाउट द मिजरेबल कंडीशन, द मिजरेबल कंडीशन। मिजरेबल कंडीशन मीन्स होता है दयनीय दशा, ऑफ द रिफ्यूजी चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स। किसकी रिफ्यूजी, मतलब कि किसकी कंडीशन के बारे में वर्णन कर रहे हैं, रिफ्यूजी चिल्ड्रन और उनके पेरेंट्स के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखना है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे एक्सप्लेन की ओर। तो एक्सप्लेन जो होता है वो हमें हमारे पैसेज के अकॉर्डिंग ही करना होता है, कि हमारे पैसेज में जो जो भी दिया गया होता है उसी को हम लोग देख देख के हमारा पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो इसमें जो हमारा राइटर है वो यही सब बता रहा है कि ये लोग बहुत पुअर थे, गरीब थे, ये लोग पाकिस्तान से वापस आए थे, इस टाइप से। तो हम इसी हिसाब से पूरा हमारा एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए हम लोग अपना एक्सप्लेन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल लेंगे एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। इसको भी हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे। अच्छे से। इसके बाद हम लोग इसकी पूरी की पूरी व्याख्या लिख देंगे। तो सबसे पहले जब हम किसी भी चीज़ का एक्सप्लेन करते हैं ना, तो डायरेक्ट नहीं करने लगते। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा उसका आगे अपने हिसाब से लिख देते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या लिखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले लिख सकते हैं, द ऑथर कम्स इन इंडिया फॉर सम ऑफिशियल वर्क। मतलब तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं, द ऑथर comes to India for some official work। वो इंडिया क्यों आए थे, कुछ अपने काम के लिए आए थे। उसके बाद हम लिख लेंगे, इसके बाद ये क्या हुआ था, he meet some refugee children। वो इंडिया आए थे तभी तो उनको कुछ रिफ्यूजी जो हमारे चिल्ड्रन हैं वो मिले थे। रिफ्यूजी मीन्स होता है शरणार्थी, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। रिफ्यूजी चिल्ड्रंस और ये जो चिल्ड्रंस है इन्हें कब मिले थे, जब ये ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, मतलब कि ट्रेन से ये रानीखेत जा रहे थे। तो चलिए, तो रिफ्यूजी चिल्ड्रन वाइल मीन्स होता है के दौरान, वाइल ट्रेवलिंग in the train, तो और ये जो चिल्ड्रंस थे ये क्या कर रहे थे, ये जो थे हमारे ये जो टोकरियाँ बेच रहे थे। who was selling basket। तो इतना हम लोगों ने लिख दिया है, ताकि ये जब कोई भी एग्जामिनर चेक करे ना, तो इसे एकदम से ऐसा न लगने कि उसने जो पूरा हमारा पैसेज दिया गया है उसी को देख के पूरा लिख दिया। ये हमने स्टार्टिंग करी है थोड़ी सी। अब हम इसके बाद हमारे पैसेज में दिया गया है वो लिखेंगे। तो अब जो हमारा ऑथर वो क्या कह रहा है, तो हम लोग लिखते हैं, द ऑथर
टेल्स क्या कह रहा है, एज दैट द रिफ्यूजी वर ऑलरेडी पुअर, उसमें दिया गया है कि वो लोग बहुत ही गरीब हैं, तो हम लिखेंगे टेल्स एज दैट द रिफ्यूजी वर ऑलरेडी पुअर and they had to come to India for, बल्कि ये इंडिया क्यों आ गए थे ये लोग, क्योंकि ये लोग जो है ये रिलीजियस फैनाटिज्म से डर गए थे, मतलब कि जो धार्मिक कट्टरपंथी इनके देश में हो गई थी, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इसी के वजह से ये लोग इंडिया वापस आ गए थे। फॉर फियर ऑफ रिलीजियस फैनाटिज्म, है ना, क्योंकि ये लोग इसीलिए तो पाकिस्तान से इंडिया आ गए थे, तो हम लोग लिख देंगे फॉर फियर ऑफ रिलीजियस फैनाटिज्म। तो आई होप आपको ये हमारा पैसेज पूरा समझ में आ रहा होगा कि आपको ये कैसे एक्सप्लेन करना है। इसके बाद चलिए हम आगे, यहाँ पे बताया गया है ऑल दे कुड कैरी वॉज अ बिट ऑफ फूड एंड अ फ्यू बिलोंगिंग्स, तो हम लोग इसके बारे में भी कुछ लिख देते हैं फैनाटिज्म। इसके बाद हम लिखेंगे दे, बल्कि ये सिर्फ थोड़ा सा ही फूड कैरी कर पा रहे थे, उनके पास थोड़ा सा ही था, तो दे वर एबल टू कैरी only a little food and some belongings, a few भी लिख सकते हो, some भी लिख सकते हो, as your wish, a few belongings। ये हमारे उसमें बताया गया है कि जो ये थे वो बहुत ही बल्कि गरीब थे, क्योंकि ऑलरेडी वो गरीब तो होंगी जब वो अपना घर वर सब कुछ छोड़ छाड़ के आए हैं, तो यही हमारे पूरे इस पैसेज में बताया गया है। इसके बाद हम इसके आगे थोड़ा सा एक लाइन और लिखेंगे, इसके बाद हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। दे स्टार्टेड फॉलिंग होता है गिरना, मतलब कि उसमें दिखाया नहीं गया कि वो भूख के कारण गिरने लगे थे, मतलब कि इतनी ज़्यादा उन्हें भूख लगी थी, उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं था, तो दे स्टार्टेड फॉलिंग बाय द रोड साइड, क्योंकि उनके पास घर तो वैसे भी नहीं था, वो रोड साइड में ही रहते थे, ड्यू टू वीकनेस, जब कोई इंसान खाना नहीं खाएगा तो उसे ऑलरेडी वीकनेस हो ही जाएगी, वीकनेस एंड हंगर। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा कि आपको पूरा एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट कैसे करना है। बस हमारा ये पूरा लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो अगर जो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिलती रहे। थैंक यू, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।